मार्बल से बना रहा है, ये सब कुछ ठीक है। तो कंफर्टेबली आप लोग बैठ जाइए। और देखिए कुछ बातें ऐसी थी, आरा समूह बन रहा है, कुछ बातें ऐसी थी जैसे आपका क्या कहते हैं, क्या नाम है, ट्रांसफार्मर और जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 3 बात बची है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर और जनरेटर पे तो मान लीजिए कि आधे घंटे बोलना है, या मान लीजिए कि 1 घंटे में दोनों हो जाएगा, ट्रांसफार्मर और जनरेटर। इस पर आज हम बोल लेते हैं और आज हम लोग इसका वीडियो फाइनल करा देते हैं, फाइनल टच को मार देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हमारी पेंडिंग थी, आज फाइनल कर देते हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का किसी भी एक दिन हो जाएगा, बीच में टेस्ट होता रहेगा, टेस्ट में हम रोकेंगे, किसी भी एक दिन इधर उधर टाइम लेके टेस्ट के साथ ही आगे पीछे करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी 1 घंटे का वीडियो बना देंगे और फिर आपका 100% पैकेज हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर के पहले तक का, ठीक है ना। तो आप लोग टेस्ट की तैयारी करते रहिए। और आज मैं आपको क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर और जनरेटर 2 चीज समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने जो फिगर बना है वो किसका बना है, ट्रांसफार्मर का बना है। आपके सामने फिगर किसका बना है, ट्रांसफार्मर का। खूब बढ़िया से ट्रांसफार्मर को समझ लीजिए। अब मैं ट्रांसफार्मर के बारे में जितनी बातें बताने जा रहा हूँ, ट्रांसफार्मर के फिगरों को बढ़िया से देख लीजिए। और अब मैं ट्रांसफार्मर के बारे में जितनी बातें बताने जा रहा हूँ, उससे आपके सारे सवाल लग जाएंगे, सारे के सारे। लेकिन बातों को खूब अच्छी तरीके से समझिए, मेरी एक बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। सबसे पहली बात यह है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है। देखिए ऐसा है कि जहां हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, जहां अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन होता है, आज की तारीख में ज्यादातर करंट जो हम यूज करते हैं, कुर्सी एकदम स्ट्रेट कर लीजिए, कुर्सी एकदम स्ट्रेट कर लीजिए, एकदम अलर्ट होकर बैठिए सब। तो देखिए सबसे पहली बात कि ट्रांसफार्मर की जरूरत क्या है। देखिए आज की तारीख में ज्यादातर चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। करंट का ज्यादातर रूप जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, बन रहा है ना। और अल्टरनेटिंग करंट बहुत दूर बनती है, मान लीजिए यहाँ से 500 किलोमीटर दूर बनी अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर बनी। अब वहां से यहाँ तक करंट कैसे आएगी, बक्सा में भर के लेना आएगी, ट्रक में रख के लेना आएगी, बोलिए रेलवे से लेना आएगी, जिस तरह से कोयला वाला आता है रेलवे से वैसे नहीं ना आएगा। वो अल्टरनेटिंग करंट वहां से यहाँ तक कैसे आएगी, वायर के थ्रू आएगी, वायर के माध्यम से आएगी। और वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो इसकी वजह से क्या होगा, पावर लॉस होगा। एक एक बात को ध्यान से सुनिए और पहली बार में तैयार करने की कोशिश कीजिए, आपका पहली बार में तैयार हो जाएगा, आप देखेंगे। और एक बार वीडियो देखेंगे उसके बाद कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा जो इन बातों से न लगे, है ना। मैं लगा के आपको दिखाऊंगा जैसे पहले दिखाया हूं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए वो करंट आती है कैसे, वायर से। और वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वायर में होता है, तो जूल्स हीटिंग की वजह से क्या होगा, पावर लॉस होगा, पावर लॉस होगा। तो यानी कि अगर ज्यादा करंट वहां से चली तो बहुत कम करंट यहां तक पहुंच पाएगी। बस में बीच में बहुत सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो जाएगा, बीच में बहुत सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो जाएगा। इसी चीज को बचाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वहां से जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां से करंट को पहले स्टेप अप करता है। ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बात समझ में आई। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या क्या करता है, लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट पे करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट पे कर देता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अब देखिए जब करंट को लो कर दिया और वोल्टेज को हाई कर दिया, इधर देखिए, तो करंट लो होगी तो पावर लॉस कम होगा, I²R, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यहां से वहां तक का कांस्टेंट है। लेकिन जब वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में कर देता है। तो स्टेप अप करके हम प्रोडक्शन स्टेशन से भेजते हैं, जहां पे विद्युत का प्रोडक्शन हो रहा है वहां से स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के हाई वोल्टेज पे करके हम करंट को हाई वोल्टेज लाइन से भेजते हैं। फिर जहां पे उसका इस्तेमाल करना है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बना होता है, वहां पे जगह जगह स्टेशन बने होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक स्टेशन। उन इलेक्ट्रिक स्टेशन में हम क्या करते हैं, उस हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर हम डोमेस्टिक यूज कर लेते हैं। बात समझ में आई। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट करता है, और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आ गई? यस सर। समझ में आई। अब अगली बात क्या है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या इसका बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है जिस पे ट्रांसफार्मर काम करता है। तो सुन लीजिए, ट्रांसफार्मर काम करता है स्टैटिक ईएमआई पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ाया है, बढ़िया से समझाया है, खूब बढ़िया से कोऑपरेट करिए मेरी और देखिए, आपने खूब अच्छे से पढ़ाया है म्यूचुअल इंडक्शन।
स्टैटिक ईएमआई का केस, तो ट्रांसफार्मर जिस बेसिक प्रिंसिपल पे एक्ट करता है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। और जनरेटर के बाद हम पढ़ाएंगे जनरेटर किस पर एक्ट करता है, रोटेटिंग ईएमआई, यानी कि रोटेटिंग ईएमआई पर जनरेटर एक्ट करता है। और ट्रांसफार्मर किस पे, स्टैटिक ईएमआई, इसे पहले बता चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाते समय, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि ये केवल एसी में काम करता है। अगर जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर का फिगर हमने बनाया है और यहाँ इनपुट में हम डीसी डालेंगे तो आउटपुट में 0 आएगा, ये केवल एसी के साथ ही वर्क करता है। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी जो हम पढ़ा रहे थे तो इस बात का इस्तेमाल किए थे, ठीक है ना। अब फिर से इसको सुनिए और समझिए, ठीक है। तो केवल किसके साथ काम करता है, एसी के साथ। अगर डीसी करंट यहाँ इनपुट में डालेंगे तो आउटपुट में 0 आएगा। उसके बाद एक बात और भी है कि ट्रांसफार्मर जो है एम्पलीफायर नहीं है। एम्पलीफायर मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाता है। एम्पलीफिकेशन क्या होता है, ये जब आपको डायोड टॉरॉइड पढ़ाएंगे हम सेमीकंडक्टर्स में तो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। डायोड टॉरॉइड ये पढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर में तो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। एम्पलीफायर की तरह से काम नहीं करता है, सिग्नल का एम्पलीफिकेशन नहीं करता है। बात समझ आई? यस सर। इतनी बात समझ रहे, तो 3 बात आप समझ गए, 3-4 बात आप समझ गए। मैंने नेट शेल में फिर से रिवाइज कर ले रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर बेसिकली, ट्रांसफार्मर होता क्या है, वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए, ठीक है ना। 2 तरह का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन, ठीक है ना। दूसरी बात मैंने ये बोली, जरूरत क्यों होती है, जरूरत इसलिए होती है कि बहुत दूर से करंट आती है, जहां पे जनरेशन स्टेशन है और जो यूज करने वाली जगह है उनके बीच काफी डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस में अगर ट्रांसमिशन लाइन से हम हाई करंट भेजेंगे तो पावर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जूल हीटिंग की वजह से, I²R, ठीक है ना। तो पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का नुकसान होगा, तो उसको बचाने के लिए हम स्टेप अप करके भेजते हैं, ठीक है ना। और जहां पे यूज करते हैं वहां स्टेप डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी बात मैंने बताई कि केवल ये एसी के साथ वर्क करता है, डीसी के साथ वर्क नहीं करता है, बात समझ में आई। और चौथी बात कि ये एम्पलीफायर नहीं है, ये एम्पलीफायर वाला काम नहीं करता है, ठीक है ना। अब एक बात आप और देखिए, मैंने फिगर बना के आपको यहाँ दिखा दिया है ट्रांसफार्मर का। इस फिगर को पहले खूब बढ़िया समझ लीजिए, ऐसा मत सोचिए कि कोई चीज आपको बार बार पढ़ना। आप अगर बढ़िया से ध्यान देकर पढ़ेंगे तो एक बार में ही तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब एग्जाम आता है तो सब कुछ समझ में आ जाता है। क्यों, कभी सोचा है? मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब एग्जाम आता है तो बहुत तेजी से ग्रैस्प होता है। एग्जाम के दिन आप एक दिन में आप चाहें तो एक टॉपिक पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपका मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आपको लगता है कि करना ही करना है और कोई विकल्प नहीं है, कोई बहाना नहीं है, और उस समय आप कुछ भी सीख लेते हैं। आप जो इस 20 दिन की पढ़ाई है उसको आप हल्के मत लीजिए, इसी 20 दिन में आप क्या कर सकते हैं आप जानते नहीं, ठीक है ना। लेकिन एकदम पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना। एग्जाम के समय और एग्जाम देते समय जो कभी भी पढ़ा है वो याद आ जाता है, कभी ध्यान दिया है, वो स्टेट ऑफ माइंड है। तो वैसे स्टेट ऑफ माइंड को आप शेड्यूल प्रैक्टिस से अगर मतलब उसका थोड़ा ड्यूरेशन लंबा कर देते हैं, नॉर्मल टाइम में भी कर देते हैं, तो आप बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट दे सकते हैं। बात समझ में? तो एक ही बार में तैयार करने की कोशिश कीजिए। बात समझे? ये सोचिए कि ट्रांसफार्मर का अभी आप क्लास जैसे ही छोड़ के निकलेंगे ट्रांसफार्मर का आपका टेस्ट हो जाएगा, तो देखिए आप ज्यादातर बात सीख जाएंगे। बात समझ में? तो अब अगली बात देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ ट्रांसफार्मर का फिगर मैंने बना दिया है। इस फिगर में क्या है, ये एक क्या है, लेमिनेटेड आयरन, ये कोर है, ये पार्ट क्या है, कोर है, और इसके अगल बगल तार ऐसे ऐसे कॉपर के तार है। पहली बात देखिए, इस ट्रांसफार्मर में दो पार्ट्स हैं बेसिकली, एक तो ये कोर है, ये कोर है, बात समझिए, ये आयरन कोर है, ये आयरन कोर है, कोई ऐसा मटेरियल है इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये क्यों है मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा। एक ऐसा मटेरियल है इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आयरन कोर, इसको ये पार्ट कोर है, बात समझ में। ये पार्ट क्या है, देखिए लिखा भी है आयरन कोर। इसके ऊपर जो ऐसे तार लगे हुए हैं वो कॉपर के तार है, बात समझ में। और ये कॉपर के तार आपस में इंसुलेटेड है, यानी कि ये तार और ये तार के बीच रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है। इस तार और इस तार के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब ये और ये इंसुलेटेड है, ठीक है। और ये जो तार भी है वो तार इस ये जो आपका कोर पोर्शन है इस तार से भी इंसुलेटेड है, बात समझ में, मेरी बात समझ में। ये तार आपस में भी इंसुलेटेड है और इसके ऊपर भले बने हुए हैं लेकिन आपस में कनेक्ट नहीं है, नंगे तार नहीं है, उनके ऊपर इंसुलेशन है, बात समझ में आई। तो ये आपका ट्रांसफार्मर का ये आपने फिगर बनाया हुआ है, इस तरीके से आपका आयरन कोर है, उसके ऊपर ऐसे से तार कॉपर के लगे हुए हैं, ठीक है ना। यहां से हम इनपुट देते हैं सोर्स, क्या होगा, क्या दिक्कत आ रही है? सर एक मैसेज आ गया है कि सीपीयू टेंपरेचर इज अबव इतना। हाँ तो ठीक है, देख लीजिएगा, इसके बाद इसको देख लीजिएगा, वॉच करते रहिए, बार बार इतनी मेहनत कर चिल्ला पाना
थोड़ा सा उसको, है ना, तो एक बार हो जाए पूरा का पूरा तो एक रहता है रिवीजन में काम आता है, ठीक है ना। ठीक है, और दूसरे पेज पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं बना भी दे रहा हूँ, जो यहाँ कर दे रहा हूँ उसको वहाँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखते रहिएगा, ठीक है। तो अब अगली बात देखिए, मैं आपको क्या कह रहा था कि ये क्या है, आपका कोर है, ये क्या है, कोर है, और कोर के ऊपर ये जो तार लगे हुए हैं इनको कहते हैं शेल। ये जो तार की वाइंडिंग है उसको हम शेल पार्ट कहते हैं, और ये कोर है। ये कोई आयरन का मटेरियल है, इसकी हाई परमेबिलिटी है, बात समझ में आई, हाई परमेबिलिटी है। यहां से हम इनपुट डालते हैं सोर्स से, यहां से इनपुट डालते हैं और यहां से आउटपुट निकलता है। इतनी बात आप फिगर की समझ गए। सर परमेबिलिटी इन द सेंस मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम होता है, ये सारे डिस्कशंस हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो हम लगाते हैं आयरन का कोर, उसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बात समझे, ठीक है। तो अब ट्रांसफार्मर के बारे में मोटी मोटी बात बता दी है। अब आप सवालों को कैसे हैंडल करेंगे इसके लिए थोड़ी सी बातें बता दें। आपसे क्या पूछता है, या तो इस पार्ट में क्या पूछता है, या तो आपसे इस लेवल डायग्राम के साथ पूछ लेगा कि थोड़ा इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करिए, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सब सवाल बनते हैं, समझ रहे हैं। क्या वो एम्पलीफायर की तरह से काम कर सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। क्या डीसी के साथ काम कर सकता है, बोलेंगे नहीं। फिर बोलेगा कि अगर डीसी को हम सोर्स में दें तो आउटपुट क्या आएगा, आप बोलेंगे 0, ठीक है ना। ये केवल एसी के साथ काम करता है, इसकी क्या उपयोगिता है, तो आप ये बताएंगे कि स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए उससे क्या फायदा है। उससे फायदा ये है कि हमको रिड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रिड्यूस लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब करंट लोअर करके भेजेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम लॉस होगी। I2R होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर तो कांस्टेंट होता है यहां से वहां तक का, बात समझ में आ गई। तो इतनी बातें हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको फिगर में मैंने समझा दिया कि इसका कौन कौन सा पार्ट है। इस पार्ट को कहते हैं शेल पार्ट, और इस पार्ट को कहते हैं कोर पार्ट जो आयरन का है, और उसके ऊपर जो कॉपर के इंसुलेटेड वायर्स की जो वाइंडिंग है उसको शेल पार्ट कहते हैं। वास्तव में एक तरह का प्रश्न आपसे और पूछता है इसमें, जो मैं बताने जा रहा हूं कि ट्रांसफार्मर में कितने तरह के लॉसेस होते हैं। तो लॉसेस भी मैं समझा दूंगा, क्या क्या लॉस होता है, कहां से एनर्जी का लॉस होता है, यही बता दूंगा, जितने तरह के लॉसेस हैं। इसके अलावा इसकी इफिशियंसी भी निकालने को पूछता है, फाइंड द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पावर आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट, या पावर इनपुट इनटू 100, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100, यही इफिशियंसी होती है। पहले से आप जानते हैं सब बातें। पसंद में एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इफिशियंसी 100% होगी, सभी करके दिखा रहे हैं बढ़िया से, अभी सुन लीजिए एक बार। एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इफिशियंसी 100% होगी, लेकिन एक रियल ट्रांसफार्मर है तो इफिशियंसी 100 से कुछ कम होगी, 80, 85, 90, 95 कुछ भी हो सकती है, बात समझ में। तो अब मैं आपको कुछ चीजों को बता रहा हूं, उसको खूब गौर से देखिए कि अब क्या है कि ये जो कॉइल्स होते हैं, ये जो कॉइल्स होते हैं, मान लीजिए इनके नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है। मान लीजिए ये जितने कॉइल्स हैं इनके नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है, मतलब एन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी, और ये जो कॉइल्स यहां बाइंड है इनके नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है, नंबर ऑफ टर्न्स इज सेकेंडरी। अगर ऐसा हम डिनोट करें तो, अगर ऐसा हम डिनोट करें तो खूब गौर से देखिए, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी है, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी है। अगर इस तरीके से हम डिनोट करें तो, ठीक है ना। एक बात देखिए कि अगर ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, अगर ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो क्या करता है कि लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में करता है। तो हम दोनों केस बता रहे हैं। पहले मान लिया कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, तो स्टेप अप क्या करेगा, लो वोल्टेज हाई करंट, यानी कि प्राइमरी में जो होगा वो क्या होगा, लो वोल्टेज होगा, करंट हाई होगी। एक बात आप ध्यान दीजिए कि जब भी करंट हाई होगी तो वायर कैसा होगा, मोटा होगा। करंट हाई होगी तो वायर स्टेप अप में तो वोल्टेज हाई होता है ना, और करंट लो होता है। स्टेप अप में फाइनल वोल्टेज हाई होता है ना, लेकिन इनिशियल वोल्टेज लो होता है, तभी तो फाइनल करते हैं। स्टेप अप में क्या करते हैं, लो वोल्टेज हाई करंट को हम आउटपुट कैसा लेते हैं, हाई वोल्टेज लो करंट। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा हूं। ये जो वायरिंग है ऐसे ऐसे करके, फिगर में तो इक्वल दिखाई गई है, फिगर में इक्वल दिखा रहा है, लेकिन बराबर क्या कहते हैं, बराबर मोटाई नहीं होती है। इस वायर और इस वायर की मोटाई एक नहीं होती है। जिस वायर में ज्यादा करंट होती है उसकी मोटाई ज्यादा होती है, और जिस वायर में कम करंट होती है उस वायर की मोटाई कम होती है। बात समझ में आ गई भाई। ज्यादा करंट है यानी रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, यानी कि वायर मोटा होना चाहिए, ये बात आप पहले से जानते हैं। और जो वायर मोटा है उसका नंबर ऑफ टर्न्स भी कम होगा, और जो वायर पतला है उसका नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होगा। इतनी बात समझ गए। तो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो,
अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो क्या होगा, ये लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट करेगा। बात समझ में आई? तो बन रहा है, यस सर, अच्छा बन रहा है। तो लो वोल्टेज हाई करंट यानी कि करंट, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी में करंट हाई है, यानी प्राइमरी का वायर मोटा है, यानी कि प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स कम है। इतनी बात समझ गए? यस सर, ये भी पूछेगा तो कर देंगे। यस सर, अच्छा, अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो स्टेप डाउन का मतलब क्या है, हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आई? तो यानी कि प्राइमरी इनपुट में आप क्या डालेंगे, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इनपुट में क्या डालेंगे, हाई वोल्टेज लो करंट। तो हाई वोल्टेज लो करंट यानी कि वायर पतला होगा, और वायर पतला है तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। इस तरह की बात भी आप जानते रहिए, अगर ये सब भी पूछ लिए तो कर देंगे, ठीक है ना। जितना आपके सिलेबस में उसको 100% जानते रहिए तो पूछेगा कहां से। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आप मेरी एक बात देखिए, मैंने आपको कपलिंग फैक्टर के बारे में बताया था। कपलिंग फैक्टर इंडिकेट करता है कि दो कॉइल्स के बीच कितना फ्लक्स का शेयर है। मतलब अगर इस कॉइल में 5 फ्लक्स है, 5 फ्लक्स है, इसमें 5 फ्लक्स है, तो अगर 5 बराबर 5 होगा तो क्या होगा, परफेक्ट कपलिंग होगी, के बराबर 1। ये सब बता चुके हैं पहले, ये सब समझा चुके हैं ना। यस सर, कि अगर इसमें 5 है फ्लक्स, इसमें 5 फ्लक्स है और दोनों की कपलिंग परफेक्ट है। कपलिंग का मतलब फ्लक्स लीकेज दोनों के साथ, फ्लक्स लीकेज अगर एकदम नहीं है, फ्लक्स लीकेज 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, कपलिंग फैक्टर 1 है। ये सारी बात हो चुकी थी। yes, तो हम आइडियल कपलिंग मान के समझा रहे हैं। हम कैसे समझा रहे हैं, आइडियल कपलिंग। तो मान लिया कि आइडियल कपलिंग है, तो अब सारी बात फिगर पर आपको दिखा चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको एक पोर्शन यहां से मिटा दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब मिटा दे रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है ना। यस सर, कितनी बात आपको बढ़िया समझ में आई? यस सर, एकदम बढ़िया से एक बात आ गई आपके दिमाग में। यस सर। अच्छा, अब गौर से देखिए, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं जिससे आपके सवाल लगेंगे। मैं आपको समझाने क्या जा रहा हूं जिससे आपके क्वेश्चंस लगेंगे। सबसे पहली बात आप ये देखिए कि अगर आप आइडियल कपलिंग मानते हैं तो, आप आइडियल कपलिंग मानते हैं तो यानी के बराबर 1 है, कपलिंग फैक्टर 1 है, तो जितना फ्लक्स प्राइमरी में होगा उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी में होगा। तो फ्लक्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू फ्लक्स इन सेकेंडरी, अगर आइडियल कपलिंग है तो। यस सर, ठीक है ना, मेरी बात समझ में। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए दोनों ओर से, तो इधर से हो जाएगा -d5 प्राइमरी अपॉन dt इज इक्वल टू -d5 सेकेंडरी अपॉन dt। बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। और -d5/dt क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। -d5/dt क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको हम पहले से पढ़ा चुके हैं। यानी इंड्यूस्ड करंट पर टर्न, इंड्यूस्ड करंट पर टर्न ऑफ द कॉइल, मतलब पूरा इंड्यूस्ड करंट नहीं, प्राइमरी हर टर्न में जो देखिए एक टर्न में कितना, हाँ, प्राइमरी कॉइल में कई टर्न होंगे, तो एक टर्न में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, ईपी। बात समझ आ गई। और ये कितना होगा, ईपी बराबर ईएस, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी। अगर परफेक्ट कपलिंग है तो, मेरी बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में एनपी है और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में एनएस है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, ऐसा मान ले तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी इज एनपी इनटू ईपी, और टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी इज NS into ES। ये बात समझ में आ गई। अगर परफेक्ट कपलिंग है तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि ईपी बराबर ईएस है। यस सर, बात समझ आ रही है? यस सर, इतनी बात समझ रहे हैं? यस सर, ठीक है। ये अगर परफेक्ट कपलिंग है तो EMF induced per turn in the primary coil is equal to EMF induced per turn in the secondary coil। बात सुने। और टोटल इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इनटू EMF क्या होगा,